This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में। और वो इसलिए कि अब जिस तरह से दुनिया भर में बिजनेस किया जा रहा है उसमें ये साफ है कि जब तक आप समाज से नहीं जुड़ेंगे आप अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए दुनिया भर की और हिंदुस्तान की तमाम कंपनियों ने अब इस पर जोर देना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान की समस्या यह है कि हिंदुस्तान हालांकि दानवीरों का देश कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर को देखें तो फिलैंथ्रोपी यानी वो दान देना जो होता है वो हमारे यहाँ बहुत कम है। हमारी कुल जीडीपी का 1% भी नहीं है, बल्कि 0.08% हम लोग फिलैंथ्रोपी करते हैं। दूसरे मुल्कों में, अमेरिका में देखो 3% से ज्यादा है और यूके में 2% से ज्यादा है। लेकिन अब एक जो नया बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से बिना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना एंगेजमेंट के आप अपना अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 4 खास मेहमान जो चारों इससे जुड़े हुए हैं वो इस क्षेत्र में हैं। संगीता रॉबिन्सन हमारे साथ में हैं जो कि हेड हैं सीएसआर की, टाटा टेली सर्विसेज की। मोहिनी दलजीत सिंह हमारे साथ में हैं जो कि चेयरमैन हैं मैक्स इंडिया फाउंडेशन की। एचएन सहाय हमारे साथ में हैं जो कि डायरेक्टर हैं ऑपरेशंस के स्माइल फाउंडेशन के। और हमारे मुंबई स्टूडियो में विद्या शाह हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एडल गिव फाउंडेशन की, जो कि एडलवाइस कंपनी का सीएसआर विंग है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने के लिए। पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा बहुत कम शब्दों में कि आपकी कंपनी क्या कर रही है। आपसे मैं शुरुआत करता हूँ। हमारी मैक्स इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीएसआर विंग है मैक्स इंडिया फाउंडेशन, और हमारी कमिटमेंट है क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना कमजोर वर्गों के लोगों के लिए। और उसके लिए हम अवेयरनेस भी, क्योंकि हम सोचते हैं कि उन्हें बताना भी जरूरी है कि उनकी हेल्थ के लिए क्या क्या जरूरी है, प्रिवेंटिव। और छोटा सा विद इन द मैक्स ग्रुप हम एनवायरनमेंट को भी हम काम करते हैं, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए। कितना परसेंटेज आपकी कंपनी का प्रॉफिट्स का या टर्नओवर का आप इसमें डालते हैं? हमारी 3-4 ग्रुप कंपनीज हैं, सो हमें सभी से कंट्रीब्यूशन मिलती है। उसी से हमारा प्लस हमारा जो कॉर्पस है फैमिली और उनसे भी हमें मिला है फाउंडेशन जो बना रखा है। क्योंकि सरकार ने पिछले दिनों में ये कहा था कि जो पीएसयूज हमारे मुल्क में हैं, जो कि 30% हमारा जो मार्केट कैप है वो पीएसयूज का है, कि 0.5% से लेकर 5% तक जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज हैं उनको खर्च करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी, तो इसीलिए मैंने पूछा कितना परसेंटेज होता है। आपकी कंपनी क्या करती है? जैसे कि आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप में जो सीएस गिविंग बैक टू सोसाइटी है, दैट इज पार्ट ऑफ आवर बिजनेस मॉडल। सो इवन दो अभी तक पिछले साल तक हमारे we have not come into becoming a profit making company, फिर भी हमारा वो कमिटमेंट टू सोसाइटी है। हमारा जो मॉडल है सीएसआर का, दैट्स टुवर्ड्स not giving a check of जिसे आप दान कहते हैं, but we prefer to create capacity building and give them a purchase order, enabling a purchase society. order. So if further on, if we can discuss the kind of projects, you will see that in each of the projects that we do, उसमें capacity building है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन जो रिवॉर्ड्स और टर्न जो अपनी सेटिस्फैक्शन है that's much longer. So we are doing we have कॉल सेंटर्स हैं हमारे विद विजुअली इम्पेयर्ड, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड लोग हमारे आउटबाउंड कॉलिंग करते हैं। सारे कॉल सेंटर्स नहीं है, अभी हमारे पास 3 फुली फ्लेज्ड कॉल सेंटर्स हैं और 3 और सेंटर्स में हमारे 4 कैंडिडेट्स एम्प्लॉय हुए हैं। फिर हमारे पास एक और बड़ा यूनिक सा प्रोजेक्ट है, बैंगलोर में फर्स्ट बीपीओ शुरू किया। उसमें यूनिकनेस ये है कि सारे उसमें जो 25 लोग हैं काम कर रहे हैं, जो डेटा एंट्री कर रहे हैं, कैप फॉर्म्स की जो एंट्री कर रहे हैं, वो सब इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं।
जो मॉडल यूज किया है उनको टीच करने के लिए, दैट इज रिकग्निशन मॉडल. सो डेटा एंट्री इज नथिंग बट रिकग्नाइजिंग. सो टेक्नोलॉजी ने हमें हेल्प किया है कि हम जो काम वो नहीं कर पाते थे वो मेन स्ट्रीम में उनको लाने के लिए. अभी मेरे ख्याल से CLSA ने एक रिसर्च की थी एशियन कंपनीज के ऊपर, उसमें आपकी कंपनी का नाम भी है और 5 में से 4 नंबर उन्होंने आपको दिए हैं. मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा इन्फोसिस और लार्सन ट्यूब्रो और हिंदुस्तान की 2 बड़ी कंपनियां जो हैं ITC और रिलायंस, उनके नाम इसमें है कि वो इस तरह के काम कर रही हैं. मैं पहले विद्या शाह आपसे पूछना चाहूंगा कि एक फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इस वाली कंपनी को डायरेक्ट कोई लेना देना क्लाइंट से, मतलब समाज से नहीं है, लेकिन फिर भी आप CSR उसमें वो करते हैं. क्या क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं? एक्चुअली वी आर एडलवाइसेस स्ट्रेटेजिक फिलैंथ्रोपी आर्म. तो हम क्या करते हैं कि हर साल 1% ऑफ आवर प्री टैक्स प्रॉफिट्स जो हैं वी चैनलाइज इनटू फिलैंथ्रोपी. लेकिन जिस तरीके से करते हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वी फील सिर्फ फंडिंग करने से इम्पैक्ट नहीं होता है. इम्पैक्ट इज जनरेटेड व्हेन यू वर्क क्लोजली विद NGOs ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज and get your employees involved, because the whole philosophy is how do you embed philanthropy in the organization, how do you get your employees to also start thinking about giving. तो हमारे हर प्रोजेक्ट में हम 3-4 एडलवाइस के एम्प्लॉयज़ को लेके हम सर्टन ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज जो NGOs के हैं वो आइडेंटिफाई करके फिर उनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग काम है वो हम करते हैं उनके लिए. जैसे कि कभी कभी NGOs जो हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, 5-year प्लान बनाना, ये सब उनको कठिन पड़ता है. सेकेंडली उनको फंड रेजिंग में कैसे उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना चाहिए, उनके प्रेजेंटेशंस किस तरीके से स्ट्रक्चर किए करना चाहिए, वो सब हम उस एरिया में हम उनकी मदद करते हैं. प्रोसेसेस जो हैं उसमें मदद इज लार्जली HR एंड टेक्नोलॉजी. जी बिल्कुल. जो so, इन सब एरियाज में हम उनकी मदद करते हैं. बिल्कुल, क्योंकि आपकी कोर कॉम्पिटेंस जो है कंपनी की वो वही है. अच्छा, आप NGO हैं. इस्माइल फाउंडेशन के बारे में मैं जल्दी से आपको डिस्क्लेमर भी यहाँ पर दे दूं कि इनके साथ में NDTV जो है वो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन के ऊपर लगातार 2 साल से काम कर रहा है उनके ऊपर, और उनको यूनिसेफ अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज का. इसके लिए एज ए NGO क्या आपको लगता है कि CSR कंपनीज कर रही हैं, बड़े बड़े वो होते हैं, कभी अंबानी साहब कहते हैं कि वो इतना $1 मिलियन कहीं पर देंगे, वो कहते हैं, क्या ये पर्कुलेट डाउन होता है? एज एन NGO क्या आपको लगता है कि ये ट्रेंड बढ़ रहा है और स्ट्रांग हो रहा है? नहीं, ये ट्रेंड बिल्कुल बढ़ रहा है और साफ नजर आ रहा है बढ़ते हुए. सबसे बड़ी बात है कि एक जो अप्रोच है, उस अप्रोच में, कॉर्पोरेट अप्रोच में हम क्लियर शिफ्ट पाते हैं. जो पहले एक कैजुअल अप्रोच फिलैंथ्रोपी एज सच हुआ करता था, या बिरला साहब जो है वो बिरला मंदिर बनवा दिया करते थे. जी, गुड फील फैक्टर में कोई जेस्चर हो गया, अब भी उससे बिल्कुल शिफ्ट होकर के एक इंटीग्रेटेड अप्रोच पे आया है ये, जिसमें कि बिजनेस ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही है, उसके साथ बिल्कुल इक्वल अटेंशन एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सोशल ग्रोथ के ऊपर दें. बल्कि ये ट्रिपल बॉटम लाइन फैक्टर कहा जाता है, जिसमें कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत उनको न केवल अपना बिजनेस ग्रोथ देखना है बल्कि सोशल ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर काम करने का दायित्व वो लेके चल रहे हैं. और जो पहले एक जैसा आपने शुरू में कहा कि एक फैशन के रूप में बज़वर्ड है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वास्तविक रूप में ये एक प्रक्रिया के रूप में उभर के आया है. और खास करके PSUs जो हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, जिनके ऊपर एक कमांड है कम्युनिटी अफेयर्स का, पब्लिक एंटरप्राइजेस का, और उन्होंने बहुत साफ रूप से गाइडलाइंस दिया है. और उस गाइडलाइन के तहत इनको बिल्कुल बांध के रखा गया है. और ये बिल्कुल जैसा आपने कहा कि अपने प्रॉफिट का वो सर्टेन पोर्शन 0.5% से 5% अलॉट करते हैं. ऐसी कंपनियां जो 500 करोड़ से ऊपर
प्रॉफिट करती हैं उनके ऊपर है कि 0.5% से 2% दें। वैसी कंपनियां जो 100 करोड़ से 500 करोड़ के अंदर प्रॉफिट बनाती हैं वो कोई 2 से 3% देते हैं, और कंपनियां जो 100 करोड़ से नीचे प्रॉफिट करती हैं वो 3 से 5% उनको देने का दायित्व बनाया गया है। और इस तरह से ये देखा जा रहा है कि कोई 5,000 करोड़ रुपए की उत्पत्ति होती है इस अलॉटमेंट के माध्यम से, सिर्फ इस अलॉटमेंट के माध्यम से, सिर्फ पीएसयू से, जबकि पीएसयू एक हिस्सा है। हजारों ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं मिडिल लेवल के या स्मॉल लेवल्स के जो कि बिल्कुल सक्रिय नहीं है। अब वो यदि सक्रिय होते हैं तो वास्तविक रूप से एक बहुत बड़ा धन अर्जन होता है, और उसको फिर हमें चैनलाइज करना है डेवलपमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। क्यों होना चाहिए ये मैं आपको बता दूं कि पिछले साल मैकिन्सी ने एक ग्लोबल सर्वे किया, कोई 1000 से ज्यादा कंपनियों को, 1114 कंपनियों का, और उन्होंने ये पाया कि कंपनीज जो हैं एज ए आइडियोलॉजी वो ये सोचती हैं कि जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे सोशल इश्यूज में, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बेहतर नहीं हो पाएगी। और ये क्योंकि कंपनीज जो हैं वो अब तेजी से बढ़ रही हैं, अलग अलग एरियाज में बढ़ रही हैं। अगर आप यूरोप में आपका हेडक्वार्टर है तो आपका अफ्रीका में कहीं पर बिजनेस होगा जहां पर कि डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है, एशिया में आपका होगा वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, और जब तक आप सबको एक लेवल पर नहीं लाएंगे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। और इसमें मैं जल्दी से आपको थोड़ी चीजें बता देता हूं इस सर्वे में से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग एंड इमर्जिंग कंट्रीज जिसकी वो बात करते हैं अगले 10 साल में, उसमें एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ी चीज है कि एजुकेशन अगर नहीं होगी तो आपके बिजनेसेस जो हैं आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी उनकी कम हो जाएगी। उसके बाद में बड़ी चीज जो आती है वो आती है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट जो है वो आपको करना पड़ेगा। उसमें पॉवर्टी रिडक्शन, 8% कंपनीज ये समझती हैं कि पॉवर्टी रिडक्शन जो है अगले 10 साल में एक बड़ा हमारा एम होना चाहिए। अर्बन डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा एम होना चाहिए, क्योंकि अगर अर्बन डेवलपमेंट नहीं होगा तो जो लोग आपका सामान खरीद रहे हैं, सर्विसेज खरीद रहे हैं, वो केपेबल नहीं होंगे। हेल्थ इंप्रूवमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा दायरा है जिसमें कर सकते हैं। और 22% कंपनियां जो हैं जिनका ये सर्वे किया गया वो कहीं ना कहीं पर एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं। 15% कंपनियां जो हैं वो एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर जो डेवलपमेंट है उससे जुड़ी हुई हैं। क्या आपको ये लगता है कि अब कंपनीज को ये लग रहा है कि जो कंज्यूमर है वो सिर्फ आप कंज्यूम ही नहीं कर रहा आपकी सर्विसेज या गुड्स, वो आपका क्लाइंट है, इस वजह से जाया कर रहे हैं कि हेल्थ अगर लोगों की अच्छी होगी, अवेयरनेस अगर हेल्थ के बारे में बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा मैक्स का फायदा होगा, क्योंकि लोगों को उससे हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। जी, एक तो बेसिक नेसेसिटी मैं सोचती हूँ कि हेल्थ है, और जैसे कि आपने पहले कहा कि ग्रोथ किसी भी तरह की हो तो इंक्लूसिव होनी है, हमको अपना एनवायरनमेंट को साथ लेके जाना है। सो हेल्थ तो ऐसी नेसेसिटी है कि वो तो उसके बिना तो कोई काम ही नहीं कर सकता, इकोनॉमी नहीं चल सकती। इसमें अवेयरनेस की भी बहुत जरूरत है, और जैसे कि हम जानते हैं कि क्वालिटी हेल्थ केयर हम सबके नसीब नहीं होती, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। कमजोर वर्ग के लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे होते हैं, बट देयर आर सो मेनी पीपल, हमारी पॉपुलेशन इतनी है। तो हमारा क्योंकि मैक्स ग्रुप का पॉलिसी है और दैट इज आवर बेस लाइन इज केयरिंग फॉर लाइफ बिजनेसेस हैं, और उसमें हमारी एक कोर कॉम्पिटेंसी है मैक्स हेल्थ केयर। सो दैट इज आवर ग्रेटेस्ट पिलर ऑफ सपोर्ट, और इसमें हम प्रिवेंटिव हेल्थ करते हैं। जैसे हमने पैन इंडिया इम्यूनाइजेशन शुरू किया हुआ है, गवर्नमेंट के अपने कहने से है दैट लेस देन 50% ऑफ चिल्ड्रन आर इम्यूनाइज्ड। सो वी थॉट दिस इज समथिंग वी शुड डू, एंड हम करते हैं। हमारे मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ ऑफिस जो हमारी कंपनी है वो ऑल ओवर इंडिया है, उनके थ्रू एनजीओज, क्योंकि हमें चाहिए एक अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन लोकली जो जिनके थ्रू हम कंटिन्यूअस कर सकें, वही बच्चे वो नेक्स्ट डोज के लिए लेके आएंगे। बिल्कुल सही। बट हम खुद डिलीवर करते हैं विद देम थ्रू आवर एम्प्लॉइज। यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि ज्यादातर जो CSR देखा गया है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है आपके प्रोडक्ट से, उसमें एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये एक क्राइसिस CSR में देखी गई है। जिस तरह सॉरी नहीं बताइए आप।
जिस तरह मैं इसको देख रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोर कॉम्पिटेंस अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं आज की डेट में, क्योंकि वो इनफैक्ट हम लोग स्माइल फाउंडेशन के साथ भी काम कर रहे हैं, तो इनका जो वोकेशनल, हाँ जी, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर, यस, वोकेशनल ट्रेनिंग वाला जो प्रोजेक्ट है, वहाँ हम अपना जहाँ, क्योंकि हमें यंग लोगों की जरूरत है अपने स्टोर्स में, इनके पास वोकेशनल ट्रेनिंग का बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है, तो और इनके पास पैन इंडिया प्रेजेंस है। तो आज की डेट टुडे हम उन बच्चों को with the help of Smile we are providing telecom specific training. We're just working on that. So today they are वही लोग हमारे यहाँ, अगर हाँ आज की डेट में अगर हम उनको थोड़ा सा हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, पर कल की डेट में इट्स पॉसिबल, बट ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्टिव से नहीं किया जाता, इस ऑब्जेक्टिव से किया जाता है कि सोसाइटी एज अ होल डेवलप हो और इंक्लूसिविटी और प्रॉस्पेरिटी शुड बी शेयर्ड, उसमें ये हो। इसमें विद्याशाह, क्या आपको नहीं लगता कि कंपनीज विच डोंट हैव ए डायरेक्ट लिंक विद कंज्यूमर, उनको प्रॉब्लम आती है? I think the approach, actually Edelweiss is a great example, क्योंकि हमारे जो clients हैं, they are our institutional clients or they are retail clients, और हमारी attempt ये रही है कि primary हमारा जो focus है हमारे investees पे है और हमारे employees पे है, ताकि everybody gets that spirit of giving. But I think in addition, सॉरी, मैं पूछ रहा हूं कि ये आपके इंटरनल कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा है, ये इससे ज्यादा लेना देना नहीं है कि आपको कितना डायरेक्ट, इसे कहते हैं, ट्रैक्शन मिल रहा है मार्केट से? या बट इंक्रीजिंगली हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिससे हम अभी 30 NGOs के साथ काम करते हैं, इनका ड्यू डिलिजेंस हमने किया हुआ, इनका हैंड होल्डिंग हमने किया हुआ है। तो इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके हम अपने क्लाइंट्स और अपने एसोसिएट्स तक भी पहुंचाए, जिनको फिलैंथ्रोपी करनी है उनको एक प्री क्लियर्ड NGOs के साथ काम करने का मौका मिल रहा है हमारे थ्रू। तो आजकल हम वी आर मीटिंग अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, लॉट ऑफ अदर फाउंडेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस जिनको गिविंग करना है, बट जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि उसको मैनेज स्ट्रक्चर तरीके से मैनेज करें। तो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू गो आउट। जी बिल्कुल ठीक। और आपको ये लग रहा होगा कि इस कार्यक्रम में तीनों महिलाएं क्यों हैं जो CSR कॉर्पोरेट से हैं? वो इसलिए हैं कि ग्लोबली ये देखा गया है कि महिलाओं से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं ग्लोबली, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो बांग्लादेश का, और चाहे वो हमारे मुल्क में जो महिलाओं के जो कार्यक्रम हैं सरकारी, वो अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं और इस बारे में हम आपको बात करेंगे कि क्यों महिलाओं के ऊपर ज्यादा ध्यान देना भी जरूरी है। अभी कुछ देर में मनी मंथ में आज हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, और इसके बारे में लगातार आप अगर सुन रहे होंगे तो हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते रहते हैं। और इस साल डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसमें हिंदुस्तान की थीम है वो इंक्लूसिव ग्रोथ है। आप समझ सकते हैं कि अब हिंदुस्तान उस स्तर पर पहुंच गया है कि उसे ये लग रहा है कि अगर ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होगी तो ग्रोथ में अड़ंगा पड़ सकता है, और इसके लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आप सबको साथ लेके चलें। और जब सबको हम साथ लेके चलने की बात करते हैं तो आधी आबादी आपकी जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं करते, जो कि महिलाओं की है। और ये मैकिंसी सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई 19% कंपनियां जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से विमेन इश्यूज पर फोकस करती हैं, और उसमें भी पॉवर्टी रिडक्शन में सबसे ज्यादा 27% कंपनीज पॉवर्टी रिडक्शन अमंग विमेन उसमें काम करती हैं। उसके बाद में एक्सेस टू लॉ एंड जस्टिस, उसमें 24% जो है वो काम करती हैं। विमेन एजुकेशन में 21% जो कंपनियां हैं वो काम करती हैं। हेल्थ केयर में 18% कंपनियां जो हैं वो काम करती हैं, और रूरल डेवलपमेंट में भी कोई 10% कंपनियां लगातार सीधे महिलाओं से के साथ में वो काम करती हैं। आप NGO में काम करते हैं, क्या आपको लगता है कि महिलाओं पर फोकस करके जो कार्यक्रम किए जाते हैं वो ज्यादा सफल होते हैं? सफलता तो डिपेंड करता है कि किस ढंग से आप एग्जीक्यूट करते हैं किसी प्रोजेक्ट और प्रोग्राम को।
आपने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट हैं जो कि अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को शायद उसके प्रमोशन को ध्यान में रखते हुए CSR की एक्टिविटी करते हैं। हमारा इस विषय में ये कहना है कि यदि ऐसे कॉर्पोरेट जो कि अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन को ही मान लीजिए कि कहीं ना कहीं दिमाग में यदि है, उसको रख करके यदि करते हैं तो उसमें भी कोई हर्जा नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज सर्विंग ए कॉज, इट इज एड्रेसिंग एन इशू। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में हम लोग काम कर रहे हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ, जहां की मुद्दा ये है कि वहां की औरतें, एडोलसेंट गर्ल्स एंड विमेन से अप टू द एज ऑफ 40-45, ये लोग अभी भी ट्रेडिशनल यूज करते हैं सैनिटरी नैपकिन की जगह पे। तो यदि हम उनको सेंसिटाइज करते हैं, अवेयरनेस यदि डेवलप कराते हैं कि हाइजीन के पॉइंट व्यू से, क्लिनिकल हाइजीन के पॉइंट व्यू से यूज ऑफ सैनिटरी नैपकिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी सिग्निफिकेंट। और उसको लेकर के यदि प्रॉक्टर गैम्बल हमारे साथ काम करता है और डीप कम्युनिटी में जाकर के हम लोग बिल्कुल फोकस्ड रूप से उत्थान को ध्यान में रखते हुए यदि काम करते हैं तो कहाँ कोई दिस नो इशू है नेचुरल। ठीक है, पहले भी जो मेरे ख्याल में KL सहगल साहब जो हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर थे, आपको मालूम नहीं होगा, और वो चाय का एडवर्टाइजमेंट में आया करते थे टी बोर्ड के। जी, टी बोर्ड बोलता था आप चाय पीजिए, और KL सहगल साहब चाय पीते थे, उनकी आवाज इतनी अच्छी थी, इतने बड़े स्टार थे उस समय के, तो वो ये डायरेक्ट लिंकेज उसका था उसमें। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, क्या आपको लगता है कि वास्तव में महिलाएं ज्यादा फोकस्ड होती हैं? जैसे कि मैंने बात की ग्रामीण बैंक की, आप बात कर लीजिए, आप अगर मोबाइल रिवॉल्यूशन जो केन्या में हो रहा है उसकी बात कर लीजिए, महिलाएं ज्यादा फोकस होती है, इसलिए CSR ज्यादा उनसे सक्सेसफुल होता है। मैं अपने मेल कलीग्स को नाराज नहीं करना चाहूंगी, लेकिन कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ स्किल्स आदमियों के पास होते हैं, कुछ औरतों के पास होते हैं, फॉर स्पेसिफिकली फॉर एरियाज विच लाइक CSR विच रिक्वायर लिटिल मोर इन डेप्थ सेंसिटिविटी, प्रोबेबली the skills that we have come to the fore. इसमें मैं एक बात कहूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पंकज जी, बेसिकली अ वुमन इज द न्यूक्लियस ऑफ अ फैमिली। वो एक तो है कि उनको जो हम सिखाते हैं जोड़ देंगे उनको, और इनको उनकी हेल्थ, क्योंकि अगर वो हेल्दी नहीं होंगी, अगर उनका सर में दर्द है तो वो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगी, अपने हस्बैंड को क्या खिला के भेजेंगी। एक तो उनकी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, जो वुमन है ना, वो शुरू से सेंसिटिव होती आई है बच्चों की नीड्स, हस्बैंड की नीड्स, समाज की नीड्स, अपनी इन लॉज की नीड्स, अपने पेरेंट्स की नीड्स। आई थिंक CSR में एक सेंसिटिविटी बहुत बड़ी चीज है, उसी से इन्वॉल्वमेंट से वो जो आप कह रहे हैं ज्यादा सक्सेसफुल, आई थिंक दैट बिकम्स अ नेचुरल थिंग। क्योंकि इसमें सिर्फ आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आप इसमें कुछ मार्केटिंग प्लस देख रहे हैं। Absolutely, because what जो हम देख रहे हैं वो नीड फर्स्ट एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट, जो कि एक घर में एक ग्रामीण औरत भी विदाउट बीइंग लुकिंग आफ्टर CSR, वो भी अपने फैमिली का CSR कर रही है। हाँ, बिल्कुल। and that's exactly the role that is required to be performed. In fact, the Department of Telecommunications is looking at gender budget very carefully, and हमने भी proposal दिया हुआ है, और वो proposal ग्रामीण लेडीज के लिए अभी पायलट सिर्फ UP के एक डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो वहाँ का फोकस भी बहुत women led programs पे government is also looking very carefully at this thing, because there's another NGO also where जहाँ कोई किसी सोसाइटी अपलिफ्टमेंट को भी देखना हो, तब भी वुमेन को फोकस ज्यादा किया जाता है, क्योंकि उनको लगता है दे आर एजेंट्स ऑफ चेंज because of that central pivot. Can I just mention one important thing here, health related, कि जो प्रेग्नेंट वुमन है, अगर उसकी न्यूट्रिशन को नहीं देखा जाएगा, वो बच्चे की हेल्थ पर भी, एंड इट्स अ लॉन्ग रीचिंग, आगे डायबिटीज की और बहुत और चीजों की भी पॉसिबिलिटी जो है उसके ऊपर है कि वो कैसे जरूर। सो अगर हम वुमन पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ओवरऑल सोसाइटी कैन बी इम्प्रूव्ड अ लॉट। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि हिंदुस्तान में विद्या शाह, NGO का जो काम है या CSR का जो काम है वो विमेन के लिए सेफ नहीं समझा जाता। क्या आपको लगता है कि वो एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है? आई एम सॉरी, क्वेश्चन ठीक से नहीं सुनाई दिया। मैं पूछ रहा था कि हिंदुस्तान में जो CSR का जो काम है या एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वो विमेन के लिए सेफ नहीं समझा जाता।
हमारे भी काफ़ी महिलाओं पे फोकस्ड प्रोग्राम्स हैं. हमारा एक प्रोग्राम है जो कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन विमेंस एम्पावरमेंट. एंड आवर एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स आर ऑल ओवर इंडिया, our experience has been very similar. I think women also are in charge of the allocation of the family income. And we find that even when there is a small increase in income, she makes better choices for her husband and for her children. There's a greater focus on education, health and nutrition. And also she becomes the fulcrum of aspiration for her family. So in this sense, we also find that it is extremely important to focus, to have women focused programs. मेरे ख्याल में जितने भी सास बहू सीरियल आते हैं उनको CSR से हमें जोड़ना चाहिए, तो उनकी रीच बहुत ज्यादा होगी. आपका सेफ्टी वाला आंसर मेरे ख्याल मिस्टर सहाय अच्छे वो से नहीं सुन दे पाएंगे, पाए, बिकॉज इनके यहाँ पर तो काफी लेडीज नहीं, वो उस संदर्भ में हम ये बताना चाहेंगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सोशल सेक्टर कि जहां तक आपने जैसे कहा कि विमेन इस क्षेत्र में आने में शायद इनसिक्योर्ड फील करते हैं समथिंग, लेकिन हमारा अपना अनुभव है, हमारा अपना समझ है कि विमेन काफी अग्रसर हैं इस क्षेत्र में. और एनजीओ सेक्टर में खास तौर से मोर देन 50% जो एम्प्लॉइज होते हैं वो विमेन होते हैं, लड़कियां होती हैं. और दे टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और एनीथिंग दैट रिलेट्स टू एन इशू which addresses women at large, you know. But here I just want to say something. What I think that Pankaj is really meaning is, क्योंकि ऐसे काम में कई बार आपको बहुत रिमोट एरियाज में जाना पड़ता है, कई बार आपको स्लम्स में जाना पड़ता है, अर्बन स्लम्स में जाना पड़ता है. लेकिन इनका कहना है कि उसके बावजूद अगर 50% उनका वो है, हाँ, रेशियो जो है इतना ज्यादा है, एंड दे आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड दैट वेल आई एम गोइंग टू बी at a remote place in a slum area. हम संसद में लड़ रहे हैं 33% के लिए. जी. Quite right. So So that is certainly not a handicap. If the organizers make sure that they are well, no, of so course, I think there's we no problem. definitely take special care of it, that they are safe, they are secured. Yes. They go in group, they come back, they are given a transport to do all this work and all that, you know. Quite right. ये सब चीज तो सुविधा है, क्योंकि देखा गया है कि डिलीवरेबल्स की बात आप यदि करें तो हमारा अपना एक समझ है कि द प्रोजेक्ट्स दैट आर बीइंग हैंडल्ड बाय लेडीज, गर्ल्स और विमेन, द डिलीवरेबल्स आर फार बेटर देन बिल्कुल. ये आपने जो बात कही, ये इससे कोई भी राजी हो जाएगा, लेकिन जितने भी लड़के बैठे हुए हैं ये राजी नहीं होते. ये प्रॉब्लम. लेकिन इसमें एक बात ये बाकायदा है, और इसीलिए हिंदुस्तान में जब से हमारी पंचायत सिस्टम में महिलाओं को 33% और कई स्टेट्स में 50% तक आरक्षण दिया गया है, उनका जो कामकाज है वो पहले से बेहतर हो गया है, क्योंकि वो एक CSR जैसा ही काम है. पंचायत में बैठ करके गांव में बाथरूम होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए, स्कूल डेवलपमेंटल वर्क से रिलेटेड है, वो बेहतर हो गया. अभी कुछ जब फिर ये बताएंगे कि वास्तव में हिंदुस्तान में कितनी जरूरत CSR की हम लोगों को है. कुछ देर में फिर जरूरत है. मणिमंथ में आज हम बात कर रहे हैं CSR के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अब अलग अलग रूप सामने आ रहे हैं. एनवायरनमेंट में लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, पॉवर्टी रिडक्शन में काम कर रहे हैं, डिसेबिलिटीज में काम कर रहे हैं, और वो बहुत जरूरी भी है. हमारे साथ में टेली सर्विसेज से संगीता रॉबिन्सन है, मोहिनी दलजीत सिंह हैं, मुंबई के स्टूडियो में विद्या शाह हैं, और HN सहाय साहब स्माइल फाउंडेशन से यहाँ पर हैं. लेकिन आप जल्दी से अब ये बता देता हूँ कि वास्तव में अगर 1% पैसा हमारे 10 टॉप के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेज हैं वो अपना CSR में देने लगे तो बजट का 10% जो है वो वहां से मिल जाएगा. ये एक बहुत बड़ी बात है. और अगर आप देखें तो असेट इंक्रीज आप देखिए तो रिलायंस का असेट 1991 जब हमारे यहाँ शुरू हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो सिर्फ 9,000 करोड़ के आसपास था. वो 2007-2008 में जब तक कंपनी एक थी वो 4 लाख करोड़ से ऊपर हो गया. पिछले 6 साल में ये डेवलपिंग ये जो आया है टाटाज का कोई
15,000 करोड़ से 2,30,000 करोड़ हो गया। असेट, सिर्फ असेट्स की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट सब छोड़ दीजिए, बॉटम लाइन सब छोड़ दीजिए। और बिरलास का 13,000 से बढ़कर के 70,000 से ऊपर पहुंच गया। और एसआर रुइया ग्रुप का 1,800 से 68,000 करोड़ रुपए, आईटीसी का 4,000 से 19,000 करोड़ रुपए। और ये पूरी लिस्ट जो है वो आप देख रहे हैं, उसमें ये है। अभी भी समस्या ये है सबसे बड़ी कि द कॉर्पोरेट्स डोंट गिव इनफ। हमेशा बजट से पहले बजट आने वाला है, बजट से पहले जाके बोलेंगे हमको ये एक्साइज ड्यूटी कट चाहिए, हमको वो कट चाहिए, वो चाहिए, लेकिन इसके लिए नहीं करते। ये एक समस्या है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं सीएसआर यूनिट्स में, आपको कितना पुश करना पड़ता है फंड्स के लिए, एलोकेशंस के लिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक आपका सवाल आंसर करने से पहले एक इंफॉर्मेशन है जो आई थिंक इट्स वायबल दैट आई शुड शेयर इट। We work on a very different business model. 66% of all group profits go into a trust. It's a business model that is unique and nowhere else practiced in the world. So at least मैं नहीं ये कह सकती कि मुझे कभी प्रॉब्लम हुई है पैसे की कमी है कभी भी। इनफैक्ट एक बजट बनता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट इफ देयर इज अ स्पेशल प्रोजेक्ट एंड आई नीड अ स्पेशल अप्रूवल, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज लाइक आई सेड एट द बिगिनिंग, इट इज पार्ट ऑफ आवर बिजनेस स्ट्रैटेजी। सो हम जो बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल फॉलो करते हैं उसमें क्राइटेरिया 1 में ही CSR फॉर्म्स अ वेरी बिग सेक्शन। सो देयर इज नो लीडर इन द ग्रुप who will say no to a valid project that comes your needs way. to be, because that's the group philosophy. The group works on that ethos. Are you able to complete all that, या सरकार की तरह अपना बजट हो गया 2 लाख करोड़ का, खर्च हुआ 32,000 करोड़? वेल इस साल तो मैंने एक्स्ट्रा अप्रूवल्स मांगे हैं क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स वेंट बियॉन्ड प्लान। द DOT प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल, वी हैवंट स्टार्टेड फंडिंग दैट, बट देयर वर 2 प्रोजेक्ट्स दैट वेंट बियॉन्ड प्लान एंड आई गॉट स्पेशल अप्रूवल्स फॉर दैट। सो क्योंकि ग्रुप इथॉस कुछ और कहता है, तो और हमारा प्रीमाइस ही वो 66% ऑफ प्रॉफिट्स दैट गो इनटू ट्रस्ट। हेल ऑफ लॉट ऑफ मनी। अब TCS के आप उठा के देख लीजिए, अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स, तो काफी पैसा जो है वो हो सकता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है आपको, क्योंकि जैसे कि मैक्स नई कंपनी है और अभी भी अपना पैर जमा रही है, एक्सपेंशन मोड में है, कि लोगों को लगता है कि यार भी CSR शुरू तो कर दिया, लेकिन जब ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे तब दिया करेंगे। हमने फाउंडेशन शुरू 3 साल पहले करी थी, एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू स्टार्ट इट। फैमिली से वी गॉट अ लॉट ऑफ सीड मनी, बट मुझे फॉर्चुनेटली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आई थिंक जो ग्रुप फिलॉसफी है ना, जो ईथॉस पीछे है, जिसमें सोशल सर्विस की ड्राइव है, मोटिवेशन है, इट्स बिन माई ग्रेटेस्ट सपोर्टिंग फैक्टर। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हेन वी लुक बैक, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years हमारे 240 NGO partners हैं. We have covered more than about 1.5 lakhs of people who we have touched directly, and हमारे pan India presence है. So I don't know, my personal very idealistic belief is if you're going to do good, पैसे की कमी नहीं होगी, वो हमेशा आते रहेंगे. So far very good, and I think आपको कमी आती होगी पैसे की? देखिए हिंदुस्तान में हमेशा पैसे की कमी है. वो तो देखिए NGO सेक्टर हमेशा क्रंच में रहता है, वो अलग बात है. लेकिन जो हम लोग कह रहे हैं कि अभी बात कर रहे हैं कि यदि PSUs जो है वो यदि नियंत्रित रूप से काम करें तो 5,000 करोड़ इकट्ठा होता है. अब 5,000 करोड़ भी हो सकता है, आने वाले समय में जो ट्रेंड है 50,000 करोड़ भी हो सकता है. लेकिन मुद्दा ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन किस ढंग से हो. पैसे तो बहुत आ गए, पैसा सिर्फ पैसा ही तो उधार को या आपको कहने वाली थी, that's the main concern, that is area of major concern. It has to go to the right people, to the और needy. राइट पीपल के पास ये कैसे जाता है? माध्यम क्या है? माध्यम है NGO सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर. तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग बिटवीन कॉर्पोरेट एंड डेवलपमेंट सेक्टर जो होनी चाहिए, उसमें कमी देखी गई है. वजह जो भी हो, ये कमी दिखाई देती है, इसमें कमी दिखाई देती है. तो वो बहुत ही जरूरी मुद्दा ये है. फैक्टर है ट्रस्ट, विश्वसनीयता, ट्रस्ट फैक्टर है, एक परसेप्शन वगैरह जो बना हुआ है एनजीओ का, वो एक अपने जगह पे है. लेकिन आज के समय में बहुत ही चेंज, देयर हैज बीन सी चेंज
in the management of an NGO. But I think with transparency on both sides and with governance and with, enforcement, I mean, it has to be an equal partner. लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या But and personal, you have to see it through. यहाँ पर एक बड़ी समस्या ये विद्या अब्दाशा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या रेगुलेटरी सिस्टम की भी कमी है हमारे मुल्क में इस सेक्टर के लिए, जिसकी वजह से कॉरपोरेट जो है वो इसमें हाथ डालना नहीं चाहते, या कौन लफड़े में फंसेगा इसके अंदर, कल को कोई कुछ हो जाएगा तो हमारे सिर के ऊपर आएगा. गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर नॉट स्पेल्ड आउट वेल एंड एक्चुअली मॉनिटर्ड वेल. नो दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. क्यों हमारा एक्सपीरियंस भी वही हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी एंड एक गवर्नेंस जो होता है स्ट्रक्चर, उसकी डेफिनेटली कमी है सेक्टर में. करंटली जो स्ट्रक्चर्स हैं ट्रस्ट के या सोसाइटीज के, वो थोड़े नेबुलस हैं. वेदर हाउ शुड द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज फंक्शन, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स क्या हैं, उनके रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ये सब थोड़े फजी हैं. सो उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं ट्रांसपेरेंसी में. बट आई फील अभी जो सेक्शन 25 कंपनीज की जो ऑप्शन आए हैं, जो नॉन प्रॉफिट्स स्ट्रक्चर अंडर द कंपनीज एक्ट, उसकी वजह से थोड़ा ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली बढ़ेगा. एंड आई ऑल्सो फील कि सेक्टर का जो नाम थोड़ा सा खराब हुआ था पहले बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, आई थिंक अ लॉट मोर एफर्ट इज नाउ गोइंग बाय एनजीओज देमसेल्व्स टू वर्क ऑन गवर्नेंस, टू वर्क ऑन ट्रांसपेरेंसी सिस्टम्स, ताकि उनमें ट्रस्ट जो है वो बढ़े. 2-3 कदम एक बता सकते हैं आप इस तरफ जो उठाए जाने चाहिए? जी, खास तौर से जो कि हम लोग स्माइल फाउंडेशन में भी प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ट्रस्ट डेवलप होगा. ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा जबकि आपके एक्टिविटीज में ट्रांसपेरेंसी है. आपने अपने मैंडेट में ये बताया है, दिखाया है कि हमारे यहाँ एक एग्जेम्पलरी गवर्नेंस सिस्टम है, इंटरनल इवैल्यूएशन है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन है. प्रोजेक्ट्स जो आते हैं कॉर्पोरेट के माध्यम से, उनको इंप्लीमेंट करने में फंड का यूटिलाइजेशन जो होता है उसमें काफी ट्रांसपेरेंसी बरती जाती है. मॉनिटरिंग सिस्टम, मैं ये फिर से आगाह करना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि उनका मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रांग हो. उनका मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रांग होता है तो अपने आप ये एक ऐसे अव्यवस्थित एनजीओज भी अपने को व्यवस्था में लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं. और बहुत सारे व्यवस्थित एनजीओज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका कॉर्पोरेट पार्टनरशिप एक एग्जाम्पल के रूप में बनके आ रहा है. वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि ये बिल्कुल सब चीज ऑन बोर्ड रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, एंड इट इज सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन बाय एनीबडी एनी टाइम. आप आ सकते हैं, आप देख सकते हैं अकाउंटिंग क्या सिस्टम है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो कॉर्पोरेट का ही है. और आपको भी ये चाहिए होगा कि अगर हम इसमें 500 करोड़ लगा रहे हैं, 200 करोड़ लगा रहे हैं, 20 करोड़ लगा रहे हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी अंत में सामने आनी चाहिए. हाँ, मैं ये बिल्कुल एक तरफ अकाउंटेबिलिटी है, एक तरफ वो प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल है, हाँ, उसका मॉनिटरिंग भी फिजिबिलिटी जरूरी है. हाँ, उसकी माध्यम इंप्लीमेंटेशन का एनजीओ है, इसको मान के चलना होगा. किसी भी सामाजिक उत्थान में यदि आप एक ट्रायंगल के रूप में किसी चीज को देखें तो ट्रायंगल का एक भाग यदि गवर्नमेंट है जिसके ऊपर जिम्मेवारी है सारा डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स का, तो दूसरा अंग उसका माना जाएगा कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेस, जिनके पास फाइनेंशियल मसल्स हैं, इकोनॉमी, जिनके पास मनी स्ट्रेंथ है. लेकिन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में जो बेस लाइन बना हुआ है वो एनजीओ है. लेकिन हिंदुस्तान में समस्या यह है कि लाखों एनजीओ हैं. सिर्फ उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में 70,000 से ज्यादा एनजीओ हैं और उनके ये रेगुलेशन जो है ये एक बड़ी समस्या. उसमें अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं और सवाल जो है वो भी यहाँ पर उठाएंगे. और एक बात और ये हम करेंगे कि हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको, जैसा आपने बताया, आगे बढ़ाने के लिए तेजी से ये सोशल सेक्टर जो है वो बहुत अहमियत रखता है. कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं. मणिवंत में आज हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्टर के बारे में, CSR, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में. और आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में नौकरियों के लिए ये सेक्टर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकता है. और वो इसलिए, जैसा कि आपने कहा, कि सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं वो इसके थ्रू जाती हैं और अब कॉर्पोरेट स्कीम्स जो हैं वो भी इसके द्वारा जाएंगी. जल्दी से सवाल लोगों से करते हैं. आपका क्या सवाल? सर, माय क्वेश्चन इज
कि वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। सर हम एजुकेशन की बात तो करते हैं, सर जो एजुकेटेड है उनके बारे में क्या सर? दे आर विलिंग टू वर्क बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स एंड there are different factors. I'm talking about agriculture, sir, and sir, environment. These are my questions, sir. CSR का मतलब ये क्या हम कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है कि we'll have a huge amount of people. I think we can go to Vidya Shah on this because she is HR expert. कि हमारे पास में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक वर्कफोर्स होगा और उसके लिए भी हमको CSR के हिसाब से उसको देखना पड़ेगा कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. सो कैन वी अलाइन दीज टू थिंग्स, पीपल हु आर एजुकेटेड एज माय फ्रेंड सेड एंड द बिजनेस व्हिच नीड्स पीपल हु आर स्किल्ड एंड एजुकेटेड. एक्चुअली जब हम लोग ड्रॉप आउट्स की बात करते हैं स्पेशली मिडिल स्कूल में, अ लॉट ऑफ द ड्रॉप आउट्स आर बिकॉज द यूथ डोंट नो even after finishing their 12th or their graduation, उनका future क्या होगा. तो nowadays we're seeing a lot of very good vocational training programs which are actually working with corporates on the other side, ताकि when people get trained, they actually get placed as well. So there is a job that is waiting for them at the end of it. तो काफी programs जो हैं वो corporate से certified किए जा रहे हैं, जैसे L&T है. It's a very large program that they're supporting across the country, training youth in construction technologies and practices, whether it's masonry or plumbing or electrical work. Similarly, even the Tatas are doing a lot of work around hospitality and the retail sector. तो इस तरीके से अगर backward linkages हों corporates के साथ, तो it becomes more meaningful, especially for the underprivileged and uneducated youth, that at the end of this program there is a job, you know, actually available for them. और ये I'd like to add to that what Vidya said. We have an academy of sales and retail management, which is now clubbing that telecom piece into the training, that the basic training that is provided by the NGO. And then we hire them into our stores. So there is that skill deficit that we are bridging, which is what is required. Which is so CSR education is not and enough. that's also preparing for the economy of the future. So the education is not enough. Even if you're a graduate, you need some kind of a skill to get into a job, and which is the deficit that we are bridging now. बिल्कुल. और CSR उसमें दोनों हाथों में लड्डू हैं. CSR भी हो रहा है और साथ में आपको बंदे स्किल्ड मिल रहे हैं इंडस्ट्री के लिए. आप क्या सवाल है आपका? सर माय क्वेश्चन इज, आपको नहीं लगता कि जैसे कंपनीज कंपटीशन फाइट करने के लिए CSR कर रही है कि हमारे कॉम्पिटिटर ने करा है तो हमें भी करना चाहिए? ये तो अच्छी बात है. तो सही. हाँ, ऐसा है कि ऐसी भावना है कंपटीशन का, तो बहुत ही हेल्दी है. इसमें तो और ज्यादा इंडस्ट्री, ज्यादा कंपटीशन होना चाहिए और ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन उनका होगा और ज्यादा हिस्सेदारी, डेवलपमेंट ज्यादा होगी और डेवलपमेंट ज्यादा होगी, भला ज्यादा होगा. स्केल इंडस्ट्री जो है उनके लिए कंपटीशन इंटेंस हो जाएगा, मतलब वो नहीं कर पाएंगे. तो हाँ, CSR के लिए स्मॉल स्केल वाले ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए वो कम है. नहीं, ये केवल कंपटीशन के लिए तो हो ही नहीं सकता, सस्टेनेबल नहीं है, अनलेस यू हैव एन इंटेंशन टू डू एंड टू गिव बैक. इनका कहना यह है कि साहब मुकेश अंबानी ने ये किया तो अनिल अंबानी ने ये किया, उन्होंने इतना पैसा दे दिया, उन्होंने एक चेयर जो है वो कैम्ब्रिज में की तो उन्होंने एक चेयर को पैसा दे दिया ऑक्सफोर्ड में. ये आपका कहना है? अगर ये भला हो रहा है किसी का तो क्या बुराई है? और फिर आइडियाज अपने आप आएंगे, क्योंकि आप एक बार फील्ड में फिलैंथ्रोपी का रूपरेखा चेंज हो गया है. ये अब एक पार्टनरशिप के रूप में काम होता है. ये कॉरपोरेट और जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होते हैं वो पार्टनरशिप के रूप में काम करते हैं और इक्वल स्टेक होल्डर हैं. कॉरपोरेट की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की, टू एंश्योर कि deliverables are made available to the beneficiaries. In fact, the corporate will make sure that every penny that they have put in goes to the end, the person who is the beneficiary, and they have mechanisms for doing that. That is the ideal situation. Yes. आपका क्या सवाल?
सर मैं क्वेश्चन पूछने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा सर। जैसे एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, अपना 5% जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो प्रॉफिट है वो डोनेट करती है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए। और सर जो क्वेश्चन मेरा है वो जस्ट जो फ्रेंड ने जो मैंने पूछा जस्ट उसी को मैं एनहांस करना चाहता हूँ कि जो आजकल मार्केट में जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मतलब वो हम जो इंडियंस है काफी इमोशनल हैं, तो हमारे से हो सकता है हमारे ऊपर मतलब वो टारगेट करने के लिए वो CSR एक्टिविटी कर रहे हो। तो सर क्या हम क्वालिटी प्रोडक्ट की उम्मीद कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से? ये है क्या आप क्वालिटी प्रोडक्ट की उम्मीद? मैं आपको बताऊं, जनरल मोटर्स, कार्नेगी, रॉकफेलर, वेंडरबिल्ट, ये वो बड़ी कंपनियां हैं कि जिन्होंने अमेरिका को बनाया है। और ये सारी कंपनियां जो हैं ये CSR की बॉस हैं आजकल, समझ लीजिए। वहां पर हार्वर्ड जैसा कॉलेज है वो उनके पैसे से चलता है, MIT जैसा कॉलेज है वो उनके पैसे से चलता है। तो दिस इज उनका सवाल अच्छा है, मैंने सिर्फ बैकग्राउंड और आपको दे दिया उसको। जस्ट बिकॉज कोई कंपनी CSR कर रही है, आप उस ऑब्लिगेशन में नहीं कि आप उनका प्रोडक्ट खरीदें। आप एज सिटीजन ऑफ फ्री सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री आप अपनी चॉइस कीजिए, आपको जनरल मोटर की कार खरीदनी है कि आपको हुंडई की खरीदनी है, चाहे कि आपको मारुति की खरीदनी है। यू आर अंडर नो कंपल्शन दैट यू हैव टू परचेज फ्रॉम द कंपनी दैट्स डूइंग द मैक्सिमम CSR. CSR is about what they feel is their responsibility towards society. Your responsibility towards yourself and your money is to buy the best product. बिल्कुल, जनरल मोटर तो भट्टा बैठ गया, वो होंडा ने बैठा दिया वहां पे, वो इतना पैसा वहां पे CSR पर खर्च करते हैं, लेकिन उनकी कार अच्छी है होंडा की, चीपा कार, बेटर कार, तो वो उसमें हो गया। एक और सवाल, हाँ आप बताइए सर। सहाय सर ने बार बार NGOs के रोल को लेकर के काफी बार कहा है, आपको नहीं लगता जैसा कि पंकज सर ने भी कहा कि हमारे केवल उत्तराखंड में मोर देन 70,000 NGOs हैं, तो NGO के जो रोल हैं वो आज के डेट में मनी मेकिंग ज्यादा हो गया है। कुछ NGOs ही केवल ऐसे रह गए हैं जो कि सीरियसली में सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। इवन हमारे रूरल सेक्टर में भी बार बार हम एजुकेशन की बात करते हैं और बार बार हम वहाँ कुछ एक्टिविटीज की बात करते हैं, कंपनीज भी करती हैं, बट वो वहाँ तक पहुँचता नहीं है। और क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनीज अपनी तरफ से कुछ गवर्नेंस बॉडी वहां पे बिठाए सो दैट कि NGO के साथ में मिलकर के जो भी वो एक नीडी पर्सन को देना चाहती हैं वो वहां तक पहुंचे? बिल्कुल सही है आपका कहना। इसी वजह से कहा गया है कि जब एक कॉर्पोरेट CSR करता है तो साथ साथ ये उसकी दायित्व होती है कि किस ढंग से वो अपने मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन मैकेनिज्म को स्ट्रांग करे। इसमें मैं कुछ कह सकती हूँ, इफ यू डोंट माइंड माई इंटरप्टिंग, बिकॉज हम लोग कॉर्पोरेट भी हैं और एक्चुअल करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कुछ NGO में हैं। मैक्स ग्रुप में जब हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई इनिशिएटिव, चाहे एक इम्यूनाइजेशन कैंप हो या हेल्थ कैंप हो, हमेशा हमारे अपने एम्प्लॉयज एज वॉलंटियर्स वहां होते हैं। वी डोंट हैव वेरी लिटिल ऑफ जस्ट फिलैंथ्रोपी एक्सेप्ट मे बी फॉर यू नो अ सर्जरी और समथिंग, पर हमारे जब अपने होते हैं वहां वॉलंटियर्स, वो चीज, वो पूरी क्वालिटी ऑफ द कैंप इतनी बढ़ दे दिया और हो गया। हम जैसे इम्यूनाइजेशन कैंप करने जा रहे हैं, टीका कर रहे हैं, उसमें हम उनको वीडियो दिखाते हैं कि दांत की सफाई कैसे करनी है, और हम माताओं से बात करते हैं कि न्यूट्रिशियस फूड कैसे देना है। हम वी आर देयर ऑन द स्पॉट, और इससे वो क्वालिटी ऑफ द कैंप बढ़ जाती है। बिल्कुल। जल्दी से मैं अंत में विद्या शाह आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इसका भविष्य, आपने कोई रिसर्च की होगी आपकी कंपनी ने, आप इसका भविष्य कैसे देखते हैं आने वाले 10 साल में? आई थिंक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, इसके जो ड्राइवर्स हैं अगर हम देखें तो वो एक तो इकोनॉमिक है, बिकॉज देयर इज अ क्लास ऑफ एम्प्लॉयज, सप्लायर्स दैट यू नो आर वरिंग अबाउट. The second is more managerial. How are you embedding philanthropy in your organization? How are you making more Indians give? But I think जो important है going forward is more the ethical considerations. I think a lot of us are now worrying about inclusive growth. And that's why I just see the next 10 years you will see a lot more corporates getting involved. Already we are seeing a lot more foundations and organizations getting involved. And I think with increased number of corporates getting involved, I think there'll be a greater degree of transparency and there'll be a greater degree of governance.
and it will ensure that the whole sector as a whole grows significantly. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विद्याशा, मुझे समय निकालने के लिए, वहां पर आने के लिए आप लोगों का। और अंत में हम यही कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से आर्थिक प्रगति होगी, उसमें जब एक बार जो विषमता होगी आर्थिक प्रगति में, कि लोग कहते हैं कि अमीर ज्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब ज्यादा गरीब हो रहे हैं, उसको कम करने के लिए भी खुद कॉर्पोरेट सेक्टर को भी आगे आना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा इसका मेरे ख्याल में संदेश यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहा जाए, एक मिनट हमें इजाजत दे तो हम कहेंगे कि जब सामाजिक सुधार और उत्थान की बात करते हैं तो ये केवल कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट तक ही निहित नहीं हो जाता है। एक एक इंडिविजुअल को जब तक कि वो सेंसिटाइजेशन नहीं होगा, हमारे स्कूल के बच्चों को ये अर्ली ईयर्स ओरिएंटेशन जब तक अर्ली एज में नहीं होगा, यंग स्टूडेंट्स एमबीएज के हैं, जब तक आप में वो ओरिएंटेशन नहीं होगा, जब तक जिसको कहते हैं कम्युनिटी ड्रिवन चेंज या सोशल ड्रिवन चेंज, वो तभी होगा जबकि आप आगे आएंगे और इंडिविजुअल लेवल पे आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट, टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब तक आप इंश्योर नहीं करेंगे, तब तक वो ह्यूज टारगेट जो है डेवलपमेंट का वो नहीं, हम उसके कहीं भी नजदीक नहीं पहुंच सकते। सस्टेनेबल बिजनेस, उसमें सबसे बड़ी बात यही कि अर्थव्यवस्था जो चलेगी वो सब साथ लेके चलेगी, वरना अगर कुछ डिब्बा पीछे अर्थव्यवस्था का रह गया तो बाकी गाड़ी पर असर पड़ेगा। मोटी बात यहाँ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मनी मंत्र में इतना ही, नमस्कार। This is NDTV, and you're watching NDTV Profit.